देखो, तो द्रव्य गुण की परिभाषा क्या है कि द्रव्याणाम नाम रूपाणी, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुणः कर्माणि च सर्वशः, गुणः कर्माणि च सर्वशः और प्रयोगस्यापि वर्णन्ते, प्रयोगस्यापि च वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ततः। हम किसी भी प्लांट को इसी फॉर्म में पढ़ते हैं, कोई भी प्लांट हो, द्रव्य गुण हो, कोई भी द्रव्य हो, उसको इसी फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहले द्रव्य का नाम, बॉटेनिकल नेम, हिंदी नेम, संस्कृत नेम, फिर उसकी फैमिली, द्रव्याणाम नाम रूपाणी, फिर उसका रूप, वो ट्री है, हर्ब है, सर्व है, छुप है, लता है, गुल्म है, क्या है, फिर उसके गुण, गुण माने रस गुण वीर विपाक, कर्म, कर्म माने जो बॉडी के जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, उस पर क्या उसका कर्म है, क्या इफेक्ट है उसके रस गुण वीर विपाक का, कैसे वर्क कर रहा है वो, और उसका प्रयोग, कि उसे किन किन व्याधियों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको द्रव्य गुण कहते हैं। ऐसा ये आचार्य पीवी शर्मा की परिभाषा है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ठीक, द्रव्य गुण सेकंड की बुक है तुम लोगों के पास, निकालो, कोई भी प्लांट निकाल लो, कोई भी, आंख बंद करके बुक को पलट दो, कोई भी प्लांट निकालो। सबसे पहले क्या लिखा है? नाम लिखा है ना? अरे मिला, मिल गया बेटा। स्नेह श्वेता, मिल गया श्वेता? यस बॉस। क्या लिखा है? पहले लिखा है नाम, उसके बाद लिखा होगा स्वरूप, नाम रूपाणी, द्रव्यों के नाम फिर रूप, फिर लिखा होगा गुण, रस गुण वीर विपाक, गुण, फिर लिखा होगा कर्म, फिर लिखा होगा प्रयोग। अब देखो इसी से डेफिनेशन बना दी कि द्रव्याणाम, ऊपर द्रव्य का नाम लिखा होगा, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि च सर्वशः प्रयोगस्यापि वर्णन्ते यस्मिन् द्रव्य गुण ही ततः। ये डेफिनेशन है। कोई भी तुमसे पूछे कि द्रव्य गुण किसे कहते हैं, तो द्रव्य गुण इसे कहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 निकालो, द्रव्य गुण, पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर पीवी शर्मा की बुक का द्रव्य गुण। डेफिनेशन आई होगी, परिभाषा मिली, परिभाषा। श्लोक नंबर 1 पढ़ के देखो, इसका नीचे आया होगा, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि च सर्वशः और प्रयोगस्यापि वर्णन्ते यस्मिन् द्रव्य गुण भी ततः। ये स्व जो लिखा हुआ है, ये स्वर्गीय नहीं है, ये स्व का मतलब है स्वयं लिखा हुआ है, इन्होंने स्वयं रचित, स्वरचित, माने आचार्य पीवी शर्मा के द्वारा रचित है। अब देखो महत्व तो आया होगा, महत्व या प्रयोजन, किसी भी शास्त्र का, किसी भी उसका महत्व अगर देखा जाए तो दो ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। किसी का भी महत्व पूछ ले तुमसे आयुर्वेद जगत में, तो एक महत्व है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, और आयुर्वेद सॉरी आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आज का जो लेक्चर है वो केवल इंट्रोडक्शन के लिए है कि द्रव्य गुण क्या है और हम द्रव्य गुण को कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कह रहा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, माने स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब स्वस्थ किसे कहते हैं? कौन बताएगा स्वस्थ की परिभाषा? हैं? स्वस्थ की परिभाषा बेटा कौन बताएगा? सेकंड ईयर में चरक में आएगी स्वस्थ की परिभाषा, डेफिनेशन आती है, बताओ।
कोई भी बताए, स्वर्णिका, आराध्या, सौम्या। सम्मासं प्रमाणस्तु सम्मासं प्रमाणस्तु संसानने नरकेन्द्रिय विकारणं न बलिनादिवेशः। बहुत बढ़िया। कहाँ डेफिनेशन आई है इसकी, रेफरेंस क्या है? चरक सूत्र 21 में क्या कह रहे हैं कि सममास प्रमाणस्तु सम संहरो नरः और दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम ना बलिन अभिभूयते। ये प्रशस्त पुरुष के या स्वस्थ के लक्षण है। तुम लोग लिखते चलो, सेकंड ईयर वाले जो भी हैं, पीजी वाला भी लिख सकता है, डेफिनेशन इंपोर्टेंट है कि सममास प्रमाणस्तु, सममास प्रमाणस्तु और सम सहननो नरः, और दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम ना बलिन अभिभूयते। जब रोग निदान का पेपर दे रहे थे, पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन स्वस्थ की परिभाषा। और क्या है? क्षुत पिपासा आतप सह, क्षुत पिपासा आतप सह शीत व्यायाम संसह, शीत व्यायाम संसह और सम पंक्ता सम जरा सम मास चयुमता। सम मास चयुमता, ये चरक सूत्र 21 की डेफिनेशन है और निश्चित रूप से तुम्हारे सिलेबस में चरक सूत्र तो होगा ही। क्या मतलब है कि सम मास प्रमाण अस्तु, पहले लिख लो फिर बताना, मैं लिख लो तब बता देना। आलोक समझ में आ रहा है बेटा? जी बॉस। लिख लो जल्दी से। श्वेता? जी बॉस समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया पूछ लेना चुपचाप, बिना किसी उसके, कोई एजिटेशन नहीं करनी है। कि हमारे सीनियर ने हमको पढ़ाया था, श्लोक पढ़ाया क्या था, उन्होंने हमें बुक दी थी, उसमें ये श्लोक चिपका हुआ था आगे, हमने उस पेज को फाड़ के लगा लिया अपने जहाँ पढ़ते थे वहां, बस याद हो गया श्लोक। तो जैसे पेपर देने के पहला श्लोक यही था, स्वस्थ की परिभाषा रोग निदान में। तो देखो क्या कह रहे हैं, सम मास प्रमाण अस्तु, इसके मांस का प्रमाण माने जिसकी धातुओं का प्रमाण सम हो, मांस केवल एक वो दे दिया है, धातुओं का प्रमाण सम हो, सम सहननो नरः, जिसका संनन, जिसका सार प्रॉपर हो, अष्टविध सार बताए गए ना, किसी एक जो भी जिस सार का व्यक्ति उसका सार प्रॉपर हो, उससे युक्त हो पुरुष, और दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम, दृढ़ इंद्रिय अविकाराणाम, इंद्रिय अविकाराणाम, ये ऐसे हो जाएगा दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम, तो अ इसमें मिक्स है। तो दृढ़ इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां कैसी हो, सुदृढ़ हो, ठीक है, इंद्रियां प्रॉपर अपने कार्यों में लगी हुई हो, और अविकाराणाम, जो किसी व्याधि से, अविकाराणाम ना बलिन अभिभूयते, जो किसी व्याधि से क्या न हो, ग्रसित न हो, या फिर व्याधि के बल को मतलब सहन नहीं कर सकता, या ज्यादा कष्ट नहीं उससे उठाता, अविकाराणाम ना बलिन अभिभूयते। और क्षुत पिपासा आतप सह, भूख प्यास को और धूप वगैरह को सहन कर सकता हो, शीत व्यायाम संसहा, शीत व्यायाम, शीत को भी सहन कर सकता हो, व्यायाम को भी सहन कर सकता हो, समपक्ता माने जिसकी जठराग्नि सम हो, और सम जरा, जठराग्नि सम होना ठीक है, लेकिन भोजन का काल जो है, मतलब भोजन का जीर्ण जीर्ण जो है, भोजन जो पचता है वो प्रॉपर यथा काल में पच जाता है,
जैसे सुबह भोजन खाया, शाम तक प्रॉपर उसका जीर्ण हो गया और व्यक्ति को अपने समय पर भूख लगने लगी। और सम मास चयो मता, ठीक, सम मास चयो मता, ये इसकी परिभाषा है चरक की। तो अब द्रव्यों के बारे में बात कर रहे थे कि हम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, तो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। किससे? द्रव्यों से, द्रव्य गुण के माध्यम से, द्रव्यों से। और आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, और जो इन लक्षणों को नहीं प्रॉपर फॉलो करता है वो क्या है? वो आतुर है। उसके विकार का, जो उसकी व्याधि है, उसकी व्याधि का क्या करना है? समन करना है, प्रशमनम च। ऐसा नहीं है कि व्याधि का प्रशमन करना हमारे शास्त्र में बताया गया है। व्याधियां जो है दो प्रकार की हैं, एक निज व्याधियां और एक आगंतुक व्याधियां। अब निज किसे कहते हैं और आगंतुक किसे कहते हैं बताओ? अंकिता, निज व्याधि क्या है और आगंतुक व्याधि क्या है? अगर कोई एक्सटर्नल कॉज की वजह से अगर कोई व्याधि होती है तो वो आगंतुक है, और अगर शरीर के अंदर से अगर किसी कारण से, जैसे दोष धातु और मल की वो हो जाए तो उसके कारण जो, देखो, अब इससे अच्छी डेफिनेशन ये है, आप जब आप किसी को समझा रहे हैं, मान लो कोई आपसे पूछ रहे कि निज दोष किसे कहते हैं और आगंतुक दोष किसे कहते हैं। व्याधियां दो ही प्रकार की होती है, निज और आगंतुक। तो निज दोष में क्या होता है? पहले दोष प्रकोपित होते हैं, बाद में व्यथा उत्पन्न होती है, बीमारी या वेदना उत्पन्न होती है। पहले क्या होता है? पहले दोष प्रकोपित होते हैं, बाद में व्यथा उत्पन्न होती है। और आगंतुक में क्या होता है? व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो, पहले व्यथा उत्पन्न होगी, बाद में दोष प्रकोपित होगी। निज माने क्या मतलब है कि व्यक्ति ने कोई आहार विहार किया, उससे दोषों में क्या हुआ? संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रशमन हुआ। और खा वैगुण्य कहीं मिला, कहीं बॉडी में स्थान मिला दोषों को, और वहां पर इकट्ठे होकर के उन्होंने व्याधि को उत्पन्न कर दिया। और व्यक्ति अभी भी नहीं मानना है, नित्य आहार विहार कर रहा है, अपत्य तरीके से अपत्य सेवन कर रहा है, तो उसको व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, बाद में व्यथा उत्पन्न होगी। तो पहले क्या होता है? दोष प्रकोपित होते हैं, उसके बाद में व्यथा उत्पन्न होती है, जघन्यम, जघन्य माने बाद में, ठीक। और आगंतुक व्याधि में क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक चोट लग गई, किसी ने डंडा मार दिया, कहीं से गिर गए, मान लो फ्रैक्चर होना है, तो पहले तो व्यथा उत्पन्न हो गई, पहले फ्रैक्चर हो चुका है, उसके बाद में दोष प्रकोपित होंगे, बाद वो अलग बात है कि चिकित्सा दोषों की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? तो निज, अब ये प्रशमनम समझा रहा था मैं। प्रशमन का मतलब केवल ऐसा नहीं कि दोषों को दबा देना, प्रशमन का मतलब मोस्टली लोग समझते हैं कि दोषों का समन कर देना। तो इसमें हमारी दोनों चिकित्साएं आती हैं, क्या? शोधन चिकित्सा और समन चिकित्सा। और मोस्टली जो निज दोष होते हैं उनमें शोधन चिकित्सा करते हैं, आगंतुक दोषों का समन चिकित्सा करते हैं, बाद में शोधन की आवश्यकता पड़ती है तो करते हैं, ठीक। एकमात्र अपना साइंस है आयुर्वेद साइंस जो केवल निज और आगंतुक दोनों का कंसेप्ट रखता है। मॉडर्न पैथी क्या कहती है? कोई भी व्याधि किससे उत्पन्न होती है? इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, एलगी से, जो भी है, मतलब उसमें जो भी मटेरियल है वो कैसा है? एक्सटर्नल है। निज की उन्होंने कल्पना ही नहीं की, ठीक है। इसलिए आयुर्वेद को और मॉडर्न पैथी को, दोनों को एक साथ मिलाकर चिकित्सा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता। आप आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझिए, उसके हिसाब से चिकित्सा करिए, ठीक। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं किसी को भी। तो द्रव्य का हमारा क्या था? प्रयोजन क्या था? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतरस विकार प्रसरम च। अब मान लो डिटेल आता है तो स्वास्थ्य की परिभाषा लिखो, उसके स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे करोगे वो लिखो। अब कैसे करते हैं स्वास्थ्य का संरक्षण, ये देखते हैं। स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए तुमने जो है फर्स्ट ईयर में कुछ वो पढ़ा होगा, द्रव्य गुण सामान्य विशेष पढ़ा है ना तुम लोगों ने? पढ़ा है? सामान्य और विशेष क्या परिभाषा है सामान्य की? आज तुम्हें पूरे द्रव्य गुण का वो दे देंगे,
सॉल्ट में। सामान्य किसे कहते हैं? मुस्कान। मुस्कान बोल ही नहीं रही है। मुस्कान, सृष्टि कक्कड़, श्वेता, सामान्यं वृद्धि कारणम। पूरा श्लोक पूरा बेटा। श्लोक पूछ रहे हैं। सामान्यं वृद्धि कारणम हराश्य हेतु विशेषश्च। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम। याद आ रहा है? यस मिस। सर अभी तक तो मैं वही पढ़ा रहा है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो तुम, कोई नया नहीं पढ़ा रहे। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम। और हिरास हेतु विशेषस्य। और प्रवृत्ति उभयस्य तु। तो स्वास्थ्य की रक्षा या आतुर के विकार का प्रशमन कैसे करते हैं हम लोग? द्रव्य के माध्यम से करते हैं। तो सर्वदा पहले सामान्य सिद्धांत चलता है, फिर विशेष सिद्धांत चलता है। पहले वो बात की बात नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज चलता है। इस सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, हमेशा सभी भावों में सामान्य वृद्धि का कारण होता है। मान लो तुम्हारे पास एक पेशेंट ऐसा आता है जो क्रस है, कहता डॉक्टर साहब मैं बहुत पतला हूं, मुझे मोटा होना है। तो आप द्रव्य गुण से कैसे चिकित्सा करोगे? सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम। तो आप सामान्य सिद्धांत को चलाओगे, उसमें उसको ऐसे द्रव्य दोगे, ऐसे गुण कराओगे, ऐसी गुण वाली चीजें दोगे, ऐसे कर्म वाली चीजें दोगे, जिससे क्या होगा? उसका क्रस्ता कम होगी और स्वस्थ की तरफ जाएगा व्यक्ति। ठीक, जैसे मांस भ्रंगड़िया नाम, भ्रंगण द्रव्यों में मांस श्रेष्ठ है। इस तरीके से अब मान लो विशेष स्थूल व्यक्ति आ जाए। विशेष किसे कहते हैं? हिरास हेतु विशेषश्च। तो ऐसा द्रव्य चुनेंगे हम जो व्यक्ति की स्थूलता को कम करेगा। ये इसीलिए सिद्धांत बनाया गया, सामान्य और विशेष का सिद्धांत। ऐसे नहीं कि केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए आगे बढ़ गए, ये इसी के लिए बनाया गया है। मान लो अब आपके पास इतनी चॉइस होनी चाहिए, आपको अपनी बुद्धि अपनी युक्ति ऐसे लगानी है कि आपको द्रव्य गुण में से जितने प्लांट आपने पढ़े हैं उसके रस गुण वीर विभाग के हिसाब से ऐसा प्लांट चुनिए जो स्थूल को क्रस करने के लिए बढ़िया है। जैसे यव, जैसे क्या? यव, मध्य, मधु। मध्य तो स्थूल और क्रस दोनों के लिए हितकारी है। यव है, मधु है, कौदूम है, इनको लेना है। ठीक, अब इनके जब रसगुण वीर विभाग पढ़ाएंगे अभी बिल्कुल समझने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनो। ठीक, ये है विशेष का सिद्धांत। अब ये लास्ट की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। मान लो बीएचयू का व्यक्ति बैठा हुआ है, टीचर आया वाइवा लेने के लिए, वो तुमसे पूछता है कि बेटा सामान्य विशेष का श्लोक सुनाओ। आपने सामान्य विशेष का श्लोक सुनाया और आपने बोल दिया प्रवृत्ति उभयस्तु, या वो पूछ लेगा कि बेटा इसमें लास्ट में एक लाइन आई है प्रवृत्ति उभयस्तु, इसको डिफाइन करो। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? कहते हैं प्रवृत्ति उभयस्तु माने प्रवृत्ति किसका पर्याय है? अंतरा। अंतरा बेटा किसका पर्याय है? प्रवृत्ति। सौम्या है नहीं क्लास? चिकित्सा क्रम है। चिकित्सा का पर्याय है। प्रवृत्ति किसका पर्याय है? चिकित्सा का। प्रवृत्ति उल्लंघन। प्रवृत्ति उभयस्तु, और उभयस्तु माने सामान्य और विशेष। कहते हैं प्रवृत्ति उभयस्तु माने प्रवृत्ति चिकित्सा के दोनों की प्रवृत्ति होती है, सामान्य और विशेष। जैसे मान लो कोई राजअक्षमा व्याधि है, राजअक्षमा व्याधि में सितोपलादी चूर्ण दिया गया, तो सितोपलादी चूर्ण में ऐसे कंटेंट होंगे जो कास श्वास स्वर अरोचक नाशक है, तो वो सामान्य से भी नाश करेंगे और विशेष से भी नाश करेंगे। मान लो कोई चीज कम हो रही है तो उसमें पढ़िए सिता, सिता बढ़ाएगी उस चीज को। पिप्पली पड़ी हुई है, पिप्पली का रसगुण वीर विपाक,
एला पड़ी हुई है, एला के रसगुण वीर विपाक, तो का छीरी वंश लोचन पड़ा हुआ है, इसके वीर विपाक। माने जिसको कम करना है उसको कम करेंगे, जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ाएंगे, ये है प्रवृत्ति उभयस्य तु। ठीक है। जैसे जब ज्वर होता है तो सड़ंग पानी दिया जाता है। सड़ंग पानी एक द्रव क्या है, तृष्णा नाशक होते हैं, बेस्ट है अपने आप में। तो जो ज्वर की तृष्णा है उसको नाश करने के लिए कौन है, सड़ंग पानी। किस सिद्धांत से है, वो सिद्धांत आपको देखना है कि किस सिद्धांत से, मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि सड़ंग पानी के द्रव्य है वो किस सिद्धांत से तृष्णा का नाश कर रहे हैं, सामान्य से या विशेष से। अभी सिद्धांत और भी हैं, संयोग का भी सिद्धांत है, वियोग का भी सिद्धांत है, समवाय का भी सिद्धांत है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। ये महत्व हो गया, प्रयोजन हो गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो बोल दे, टाइप कर दो, कुछ भी कर दो, जैसा भी ठीक लगे। आ गया समझ? अरे बेटा बताओ, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। जी बॉस। देखो अब इसमें कुछ श्लोक हैं, उन श्लोक को अंडरलाइन कर लो, तुम लोग पढ़ लेना। अगले पेज पे देखो, पहला पेज, तो पहले पेज में एक ही श्लोक, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुणा कर्माणि च सर्वस्य। दूसरे पेज में पहला श्लोक अंडरलाइन करो कि गुणा या उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा स्थान वृद्धि च तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतुका। इसे अंडरलाइन करो, समझ के देखते हैं। कहता है गुणा या उक्ता द्रव्येषु, तुमने फर्स्ट ईयर में भी गुण पढ़े होंगे। गुणा या उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा, और स्थान वृद्धि छह तस्मात्। इजी वाले इनका रेफरेंस याद करते जाना, सब इंपोर्टेंट है ये। देहिनाम द्रव्य हेतु का, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि गुणा या उक्ता द्रव्येषु, मतलब द्रव्य कैसे होते हैं, सब के सब पांच भौतिक होते हैं। और शरीर के जो है दोष धातु मनों से क्या होते हैं, द्रव्य हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, एफेक्टेड होते रहते हैं। शरीर भी पांच भौतिक, शरीर कैसा है, पांच भौतिक। आपका शरीर पूरा का पूरा कैसा है, पांच भौतिक। आपका अंगूठा जो है, अंगूठा जो है वो आकाश महाभूत का द्योतक है। ये उंगली वायु की, ये अग्नि की, ये जल की, और ये पृथ्वी की। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सीक्वेंस है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शरीर पांच भौतिक है, तो उसको तो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि ऐसे है। ठीक, तो उनका क्या होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वृद्धि और क्षय होता रहता है, साम्य बना रहता है, स्थान पर बने रहते हैं। वृद्धि तीन प्रकार की, अपने सम बने हुए हैं, स्थान में बने हुए हैं। अपनी जो है किससे बढ़ गए, अब उनकी कोई वृद्धि हो गई है, या फिर क्या हो गया है, क्षय हो गया है। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर मेद धातु की वृद्धि हो गई है, मेद धातु सम बनी हुई है, या वृद्धि हो गई है, या क्षय हो गया, या रस धातु की वृद्धि है, रस धातु का क्षय, रस धातु साम्य बनी हुई। ठीक, तो उनका देहनाम द्रव्य हेतु का, उनको बैलेंस करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक श्लोक आएगा बड़ा बढ़िया कि सर्वम ही द्रव्यम पांच भौतिकत्व, कि सभी द्रव्य जो होते हैं पांच भौतिक होते हैं। जब मैं गुण पढ़ाऊंगा तुम लोगों को तो द्रव्यों के गुण पढ़ाए जाएंगे, पांच भौतिकत्व। तो उनमें ये देखा जाता है कि कौन से द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता है, कौन सा द्रव्य आकाश महाभूत प्रधान है, कौन सा द्रव्य वायु महाभूत प्रधान है, कौन सा आकाश और वायु प्रधान है, कौन सा द्रव्य अग्नि प्रधान है, कौन सा जल प्रधान है, कौन सा जल पृथ्वी प्रधान है। जैसे मान लो प्रमेय की चिकित्सा करनी है हमको, प्रमेय में कफ धातु प्रधान होता है, कफ दोष।
कफ दोष प्रधान होता है प्रमेय के अंदर, ठीक है। अब किसकी चिकित्सा करोगे प्रमेय के अंदर? कफ के अगेंस्ट जाओगे। कफ जो है कौन से महाभूत से बना होता है? फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो तो तुम लोग। क्या नाम? मुस्कान, मुस्कान, रागनी, आकांक्षा, जल और पृथ्वी। जल पृथ्वी। तो हम कफ प्रमेय में कैसी चिकित्सा करेंगे? अगेंस्ट जाएंगे इसके, क्योंकि इसको क्या करना है? कम करना है। और वो टफ होती है इसकी चिकित्सा। इसलिए कफज प्रमेय कैसे होते हैं? सॉरी, कफज प्रमेय साध्य होते हैं, वातज प्रमेय बहुत असाध्य होते हैं, ठीक है। कफज प्रमेय इसलिए कैसे होते हैं? सुख साध्य हो जाते हैं, क्योंकि कफ को कम करने की चिकित्साएं। और कफज प्रमेय है, दोष और दूष्य दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। वेद दूष होता, दूष्य होता है इसमें, ठीक, आसानी से हो जाती है। तो चिकित्सा का कंसेप्ट हो गया जी। आगे देखो श्लोक नंबर 2 इसका, ये रोग अस्तु दोष वैषम्यम। रोग बहुत पेटेंट श्लोक है, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय सूत्र 1 का श्लोक है। रोग अस्तु दोष वैषम्यम, ये रोग निदान में भी काम आएगा श्लोक। रोग अस्तु दोष वैषम्यम और दोष साम्य अरोगता। दोष साम्य अरोगता। रोग अस्तु, रोग क्या है? दोषों की विषमता। दोष जो है पूरी बॉडी में हर समय घूमते रहते हैं, हर समय, ऐसा कहीं नहीं है दोष रुके। दोष रुकेंगे तो क्या होगा? व्याधि क्रिएट होगी, क्योंकि क्या होगा? खा वैकुण्य हो जाएगा, दोष दूष समूर्छना उत्पन्न होने लगेगी। तो रोग अस्तु दोष वैषम्यम, रोग तभी उत्पन्न होगा जब दोष की विषमता होगी। और दोष साम्य अरोगता, अरोगता माने आरोग्य क्या है? दोषों का साम्य अवस्था। इसलिए जब बताया उन्होंने, प्रयोजन बताया है आयुर्वेद का, तो क्या बताया? धातु शाम, पहले चैप्टर में बताते हैं चरक सूत्र 1 में कि धातु शाम्य क्रिया च उक्ता, क्रिया च उक्ता और तंत्र अश्य प्रयोजन। धातु शाम्य क्रिया च उक्ता तंत्र अश्य प्रयोजन। धातु शाम्य, ये धातु का मतलब दोष धातु मल तीनों है। दोष धातु और मल। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या होता है? किसी की भी चिकित्सा करनी हो, द्रव्य गुण से करनी हो, किसी से भी करनी हो, जैसे भी करनी हो, बिना द्रव्यों के तो चिकित्सा असंभव है। जो व्यक्ति द्रव्य गुण को बहुत कमतर आंकते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ है। द्रव्य गुण सबसे अच्छा, द्रव्य गुण रसशास्त्र बेहतरीन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। जो आदमी इन दोनों को जानता है वही चिकित्सक है प्रॉपर। द्रव्य गुण के बिना कहीं, किसी प्लांट के बिना कोई आचार आगे बढ़ा ही नहीं। तो देखो धातु साम्य, इनको साम्य अवस्था में लेकर आना। क्यों? दोष वैषम्य, इनकी विषमता क्या है? रोग। धातु साम्य क्रिया, क्रिया किसका पर्याय है? चिकित्सा का। चिकित्सा क्या है? धातुओं की साम्य अवस्था। तंत्र अश्य, इस तंत्र का माने अग्निवेश तंत्र का, चरक संहिता का यही प्रयोजन है। इसलिए इस शब्द को उन्होंने सूत्र 1 में बता दिया। सूत्र 30 में बताया ये वाला श्लोक, तो जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ये तो लास्ट में बताए हैं। बिल्कुल जब पूरे संहिता का अंत करने जा रहे हैं तब जाके उन्होंने ये बात बोली है चरक सूत्र का। जब चरक सूत्र 30 का श्लोक है, जब ये वहां बता रहे हैं कि अब चरक सूत्र में खत्म कर रहा हूं, तो प्रयोजन सुन लो। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 25, सॉरी श्लोक नंबर 2 का सेकंड। मिल पा रहे हैं सब श्लोक? नहीं मिल पा रहे? मिल जा रहे हैं बॉस। हाँ, सेकंड श्लोक देखो, ये सामेव ही भावानाम, ये सामेव ही भावानाम। क्या कह रहा? संपत संजयेत नरम, संपत संजयेत नरम, तेषाम इव विपद व्याधीन, तेषाम इव विपत व्याधीन विविधान शम उदीरयेत। इस वाले चैप्टर में क्या हुई?
इस वाले चैप्टर में एक संभाषा परिषद हुई। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर चरक सूत्र, क्या रेफरेंस है अंकिता इसका? 25 संभाषा परिषद हुई इस चैप्टर में। कितनी संभाषा हुई चरक संहिता में? चरक संहिता में संभाषा परिषद कितनी हुई? 8 संभाषा परिषद हुआ बस टोटल। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ हुई? बस 1 12 25 26 सूत्र सान 3 6 और तो एक 25वां चैप्टर है यज्ञपुरीषी अध्याय। इस चैप्टर में इसी पॉइंट पर संभाषा परिषद हुई। क्या कह रहे हैं ये संभाषा परिषद के बारे में? कह रहे ये शाम ये भी भावानाम संपत संजेत नरम, माने पुरुष की उत्पत्ति में जो कारण है। किसकी उत्पत्ति में? पुरुष की उत्पत्ति में जो कारण है। ये शाम ये भी भावानाम संपत संजेत नरम, संपत संजयेत नरम, ठीक। तेषाम एव विपद व्याधीन विविधान सम उदीरयेत, उन्हीं वही कारण किसमें है? व्याधि के उत्पादन करने में कारण है। वही किसके कारण है? व्याधि के उत्पादन करने में। ये एक्चुअली जो मत है ये आचार्य पुनर्वसु ने जब संभाषा कंप्लीट हुई उसके बाद अपना मत दिया। क्या कहे कि जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति करती है, ये शाम ही भावानाम संजित नरम, पुरुष की उत्पत्ति करती है। जिस चीजों से पुरुष की संकल्पना की जाती है कि कैसे उत्पन्न हुआ है, उन्हीं भावों की विपत्ति जब हो जाती है, उनमें व्यापद हो जाता है, कोई विकार आ जाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसलिए जो भी आचार्यों ने अपने कथन दिए वो ठीक नहीं थे। बस तुम बस पढ़ते जाओ, अभी सब मिलेगा बाद में। ठीक, श्लोक नंबर 4 बढ़ के देखो इसका। पीजी वाले मार्क करते जाएंगे, सब श्लोक इंपोर्टेंट है। वही श्लोक मार्क करा रहा हूँ, पूछे जाते हैं। श्लोक नंबर 9 पढ़ के देखो, सॉरी श्लोक नंबर 4 चरक सूत्र 9 का श्लोक है कि विषक द्रव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्। विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्, ये 4 पाद हैं। चिकित्सा के 4 पाद हैं, पाद चतुष्टयम्। और गुणवत कारणम ज्ञेयम, सबसे इंपोर्टेंट तो सेकंड लाइन हो जाती है मेरे हिसाब से। गुणवत कारणम ज्ञेयम, जब ये अपने गुणों से युक्त होते हैं ये चारों, ऐसा नहीं कि फर्जीफिकेशन हो, फर्जी एडमिशन ले लिया हो, ठीक, बहुत चल रहा है आजकल। और विकारान्य उपशांत है, तो विकारों की शांति के लिए है ये। एक साथ चारों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब खुद ही किसका काम कर रहे हैं? उपस्थाता का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रखा ही नहीं है, कभी यहां बैठ जाते हैं, कभी वहां बैठ जाते हैं। विषक द्रव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम् गुणवत कारणम विकारान उपशांति। श्लोक नंबर अगला देखो, विषक कर्ता अथ कारणम रसा दोषस्तु कारणम। वैद्य क्या है? कर्ता, करने वाला। कर्ता कौन है? वैद्य। ये पूछा गया था पीजी में भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन उठा था। और रस क्या है? कारण। रसा सॉरी करण। रस क्या है? करण माने साधन। और दोष अस्तु कारणम, दोष अस्तु, दोष क्या है? व्याधि के उत्पादक कारण। और कार्य क्या है? आरोग्य। वैद्य का कार्य क्या है? आरोग्य प्रदान करना। दोष साम्य अरोगता। और अनारोग्य क्या है? विकार है। क्या है? कार्यम आरोग्यम वैकम अनारोग्यम अन्यथा। जो अनारोग्य अगर हो रहा है तो विकार है, अनारोग्य। ठीक, कर्ता कौन है? विषक, कर्म करेगा विषक। रस क्या है? षड रस, करण साधन, उनके माध्यम से। और दोष क्या है? कारण, इसी का विनाश करना है। कार्य क्या है? वैद्य का आरोग्य प्राप्त करना। ठीक,
श्लोक नंबर 6 को अंडरलाइन कर लो, सब मिलेंगे आगे श्लोक बाद में। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्तो प्रतिष्ठिता। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता। समझ में आ रहा सब लोगों को? ऐसा तो नहीं कि निकल रहा है ऊपर से? हैं श्वेता, अपर्णा? आ रहा है। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत उपर युक्तिज्ञो। द्रव्यम ज्ञान बताम सदा। क्या कह रहे हैं चरक सूत्र 2 में? पहले उन्होंने बता दिया सामान्य विशेष का सिद्धांत, शॉर्ट में सब द्रव्य बताए, उसके बाद में युक्ति बताई कि मात्रा काल आश्रय युक्ति। युक्ति माने जो टेक्निक तुम जो जानते हो, युक्ति। युक्ति किसके आश्रित होती है? किसमें? युक्ति में क्या आश्रित है? मात्रा और काल। सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, और युक्ति में क्या प्रतिष्ठित है? सिद्धि प्रतिष्ठित है। मान लो तुम्हें कोई दवा देनी है, ठीक, मान लो कोई चूरन देना है या वटी देनी है, और तुम्हें उसकी मात्रा नहीं पता है, डोज नहीं पता है, उसका काल नहीं पता है, बीडी देना है, टीडीएस देना है, ओडी देना है, आईवी देना है, कैसे देना है, आईएम देना है, नहीं पता तुम्हें, तो बेकार हो। मात्रा काल आश्रय युक्ति, युक्ति में ही तिष्ठत उपर युक्तिज्ञो, युक्ति को जानने वाला वैद्य। एक पेशेंट है जिसको, एक रोगी, एक वो है वैद्य है जिसको द्रव्य के बारे में तो पता है कि ये मान लो अश्वगंधा है, अश्वगंधा किस काम आता है, बल्ल है, भृंगण है, सब काम करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है इसकी अश्वगंधा का चूड़ देना है, वटी देनी है, क्वाथ देना है, या अश्वगंधा का रस देना है, कैसे देना है, ये पता है किस व्याधि में देना है। द्रव्यम ज्ञान बताम सदा, द्रव्य की भली भांति नॉलेज है, नाम पता है, रूप पता है, गुण पता है, कर्म पता है, सब कुछ पता है, प्रयोग भी पता है, ठीक, द्रव्य को जानने वाला वैद्य। लेकिन उसको ये नहीं पता है, डोज नहीं पता है, मात्रा नहीं पता, काल नहीं पता, तो तिष्ठत ऊपर युक्तिज्ञो। लेकिन एक युक्ति वाला वैद्य है जिसको ये पता है कि मात्रा और काल क्या है, वो द्रव्य को जानने वाले वैद्य से ऊपर रहता है, तिष्ठति, उसको ऊपर रखा है द्रव्य को जानने वाले वैद्य से। तो युक्ति में ही सिद्धि प्रतिष्ठित होती है। अब ये मान लो हमें तुम्हें ये पता है कि कैसे डोज को टेपर करना है, कैसे डोज को बढ़ाना है, कैसे घटाना है। पेशेंट को मान लीजिए डोज दे दिया आपने, अब उससे फायदा हो रहा है तो डोज को टेपर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो आपको पता है, युक्ति को जानने वाले व्यक्ति को पता है। तो युक्ति जो व्यक्ति युक्तिज्ञ है वो द्रव्य को जानने वाले व्यक्ति से ऊपर वाला है, ठीक। अगला पेज देखो, श्लोक नंबर 1 आया होगा, पढ़ के देखो। इसमें एक वर्ड अंडरलाइन करो, पुरुषम पुरुषम वीक्षम स गेयो विषम उत्तमम। मिला? सब लोगों को मिल गया है? मुस्कान, आलोक, अरे मिल पा रहा है? यस बॉस, मिल गया। तो देखो, कह रहा पुरुषम पुरुषम वीक्षम स, पुरुषम पुरुषम वीक्षम च, एक श्रेष्ठ चिकित्सक के गुण है। स ज्ञेयो विषक उत्तमम, जो पुरुष के अकॉर्डिंग डोज का निर्धारण करता है। हर बच्चे में अलग डोज है, किसी पेशेंट में वेट टू वेट अलग अलग डोज होती है, वही उत्तम विषक है, उत्तम वैद्य है। अगला श्लोक देखो, इसी में तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम आभ्यंतरेषु च और संयोगम च प्रयोगम च यो वेदसा विषक बरा। वही वैद्य है, उत्तम वैद्य कहा गया। किसे कहा गया है? कि तेषाम कर्मसु बाह्येषु, जो द्रव्यों के बाह्य और आभ्यंतर, मान लो किसका आपको लेप लगाना है, किसको आपको पान करना है, किसका स्वरस देना है और किसका आपको क्वाथ देना है,
संयोगम च प्रयोगम च, उसका संयोग जानता हो। मान लो एक से ज्यादा द्रव्यों को मिलाना है, ये भी द्रव्य ए भी काम करता है इसमें और बी भी काम करता है। ए सामान्य से काम करता है और बी विशेष से काम करता है। इन दोनों को मिलाने वाला संयोगम च विशेष प्रयोगम च, और फिर उसका प्रयोग करने वाला क्या कह रहे हैं, च यो वेद स विषग्वरा, वेदों में उसे विषग्वर कहा गया है, माने श्रेष्ठ चिकित्सक कहा गया है। श्लोक नंबर 4 अंडरलाइन करो। शस्त्र शास्त्राणी सलिलम गुण, मेरा फेवरेट श्लोक है। शस्त्र शास्त्राणी सलिलम गुण दोष प्रवर्तये और पात्राणी अपेक्षन्ते प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधयेत। क्या कह रहा है, शस्त्र शास्त्राणी सलिलम, शस्त्र शास्त्र और सलिल गुण दोष प्रवर्तये, गुण दोष प्रवर्तये। ठीक, शस्त्र हो जो शस्त्र जान ही रहे हो, शास्त्र जो आप पढ़ रहे हो, सलिल, ये गुण दोष प्रवर्तये, गुण और दोष की अपेक्षा रखते हैं या बदल जाते हैं। कैसे, पात्राणी अपेक्षन्ते, पात्राणी अपेक्षन्ते। ये शस्त्र शास्त्र और सलिल, शस्त्र को किसी मूर्ख के हाथ में दे दो खुद को ही मार लेगा, बुद्धिमान के हाथ में दे दो उसका सदुपयोग करेगा। शास्त्र को किसी मूर्ख को दे दो अहित करेगा, रोगियों का भी और अपना भी। बुद्धिमान को दे दो रोगियों की हेल्प करेगा, अपनी भी हेल्प करेगा। सलिल, पानी को किसी गंदे पात्र में रखो गुड़ का दोष आ जाएगा, पानी में, पानी को किसी अच्छे पात्र में रखो गुणवान हो जाएगा, वो गुण दोष प्रवर्तन, उसी पर उनका क्या है, गुण और दोष निर्भर करता है। पात्राणि अपेक्षन्ते, तो बाद में क्या कह रहे हैं, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधयेत। इसलिए चिकित्सा के अर्थ में जानने, चिकित्सा के अर्थ में प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधयेत। इसलिए चिकित्सा के अर्थ को जानने से पहले अपनी प्रज्ञा को क्या कर लें, शोधित कर लें, बुद्धि को क्या कर लें, शोधित, साफ कर लें। ठीक, श्लोक नंबर 5 कि यथा विषम यथा शास्त्रम यथा अग्निर अस्निर यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। औषधम अनविज्ञातम नाम रूप गुणस्त्रिभी विज्ञातम च विदुर्युक्तम अनर्थो अपपद्यते और योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम वैसजम भवेत् वैसजम च विदुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। कितना प्यारा है श्लोक है, देखो ये इंट्रोडक्शन हो रहा है केवल द्रव्य गुण का, और कुछ नहीं हो रहा, केवल अभी द्रव्य गुण समझ रहे हो कि द्रव्य गुण क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एक वर्ड लिखो, लिखो द्रव्य गुण को, कहीं लिखो कॉपी में। द्रव्य गुण को किसी आचार्य ने कभी उसमें नहीं रखा, किसमें, अष्टांग आयुर्वेद में। द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में किसने रखा है, कौन बताएगा। द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में मैंने रखा है। किसने, बॉस सॉरी, राजनिघंटू। राजनिघंटू, राजनिघंटू के राइटर बताओ पहले। बॉस नरहरि पंडित। नरहरि पंडित, राजनिघंटू एक निघंटू है। तो इन्होंने क्या किया, द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में रखा। लिखो द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में राजनिघंटू, राजनिघंटू। जब निघंटू पढ़ाएंगे तब बताएंगे। राजनिघंटू, इनके राइटर का नाम देखो नरहरि पंडित, नरहरि पंडित। इन्होंने क्या किया, लिख लो सीक्वेंस लिखो, लिखो द्रव्य गुण पहले नंबर पर रखा, फिर रखा निदान, फिर लिखा, फिर रखा काय, काय चिकित्सा, फिर रखा शल्य को, फिर रखा भूत विद्या को, फिर रखा विष को, विष विज्ञान,
फिर लिया इन्होंने बाल रोग, फिर लिया रसायन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो ये द्रव्य गुण को पहले नंबर पर किसने रखा, और दूसरा क्वेश्चन वाजीकरण नहीं माना इन्होंने। तो इसको याद कैसे करते हैं, देखो, एक तुमने किताब पढ़ रहे होगे, थर्ड ईयर में आएगी, डीएन मिश्रा सर की किताब होती है, नाम है उसका, पीडिया की बुक है। तो ये हो गया डीएन मिश्रा कास भूतों को विष तथा बालकों को रसायन देते हैं। डी से द्रव्य गुण, एन से निदान, मिश्रा जी को खा जाओ, काय शल्य भूत विष बालक रसायन, याद हो जाएगा। स्नेह श्वेता, यस बॉस। अंतरा, मुस्कान, जी बॉस। रागिनी, प्रकाश, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। श्लोक को पढ़ रहे थे हम, बहुत बेहतरीन श्लोक कि यथा विषम यथा शास्त्रम, जैसे विष है वैसे ही शास्त्र है। जैसे विष होता है वैसे ही क्या होता है, शास्त्र। यथा अग्नि असिनिर यथा, जैसे अग्नि और वैसे असिन, इंद्र का वज्र कहते हैं इसे। तथा औषधम अविज्ञातम, जैसे अगर किसी अविज्ञात, जो व्यक्ति औषध के बारे में नहीं जानता, अविज्ञात व्यक्ति को अगर औषध प्राप्त हो जाए, औषध देने का उसे मिल जाए टाइम या मौका मिल जाए, तो विज्ञातम अमृतम, तथा अगर विज्ञात व्यक्ति को मिल जाती है तो वो अमृत हो जाती है। अविज्ञात को मिल जाती है तो क्या हो जाती है, विष हो जाती है। कह रहा औषधम है अनविज्ञातम, नाम रूप गुणस्त्रवी, और विज्ञातम चौपी दुर्युक्तम अनर्था यो अपिपद्यते, जो औषध को नहीं जानता उसके लिए बहुत खराब है, वो मार देगा पेशेंट को, और जो जानता है वो अमृत के तुल्य है। क्या, योगाद अपि विषम तीक्ष्ण, जैसे अगर योग से अगर कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, योगात अपि विषम, विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, जो व्यक्ति विज्ञात है, औषध को अच्छी तरह जानता है, वो तीक्ष्ण विष को भी उत्तम भेषज की तरह प्रयुक्त कर सकता है। उत्तम भेषजम भवेत्, वो तीक्ष्ण विष को भी अल्प मात्रा में देगा, और दिया भी जाता है, उत्तम भेषज की तरह कार्य करेगा। जैसे वत्सनाभ, जिसे मीठा विष भी कहते हैं, वो अनेक योगों में पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे यूज किया गया, उत्तम विष है वत्सनाभ, मीठा विष। अगर विष कहे केवल तो वत्सनाभ, इतना पेटेंट है वो। उत्तम भेषजम भवेत्, उत्तम भेषज की तरह, माने औषधि की तरह काम करता है। और कहता भेषजम चौपी दुर्युक्तम, अगर भेषज को ही दुर्युक्त तरीके से, माने गलत तरीके से आप यूज कर रहे हैं, भेषजम चौपी दुर्युक्तम, गलत तरीके से उसका योग बना दिया, तो कहता तीक्ष्णम संपद्यते विषम, कैसे मार देगी, विष जैसे तीक्ष्ण विष मारता है वैसे मार देगी। भेषज, कितना बड़ा श्लोक का देखो कहा उन्होंने कि तीक्ष्ण विष को अगर आप प्रॉपर योग के हिसाब से दें, मात्रा काल के हिसाब से दें, तो उत्तम भेषजम भवेत्। और भेषजम चौपी दुर्युक्तम, अगर भेषज को ही आपने गलत तरीके से दे दिया, ओवरडोज में दे दिया, गलत काल में दे दिया, तो वो तीक्ष्ण विष की तरह पेशेंट को मार देगी। ठीक, श्लोक नंबर 6 पढ़ के देखो, बहुत अच्छा श्लोक। ये रोगम आदौ परिच्छेद, रोगम आदौ परिच्छेद, आदौ माने प्रारंभ में, किसकी परीक्षा करेंगे, रोग की। पहले व्याधि की परीक्षा करेंगे, रोगम आदौ परिच्छेद ततो अनंतरम औषधम, उसके बाद में औषधि की परीक्षा करेंगे।
उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या डिजीज, क्या मतलब उसकी औषधि देनी है, उसकी परीक्षा करके देंगे। ततः कर्म, उसके बाद में चिकित्सा करें। ततः कर्म विषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, माने पहले किसकी परीक्षा करनी है? रोग की, उसके बाद में औषधि की। पूछे, मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि सब पहले चिकित्सा किसकी की जाती है? पहले रोग की परीक्षा की जाती है, उसके बाद में औषधि की। अगला पेज देखो, एक श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 2। क्या श्लोक है? निघंटू नाम बिना वेद्यम विद्वानों व्याकरणम बिना। अभी पढ़ा राज निघंटू, तो उसमें निघंटू का क्या मतलब है पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निघंटू पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। तो क्या कहता है कि निघंटू नाम बिना वेद्यम, कोई भी विद्वान निघंटू के बिना वेद्य नहीं बन सकता। अच्छा, निघंटू नाम बिना वेद्यम, और विद्वानम व्याकरणम बिना, वेद जो है बिना निघंटू को पढ़े हुए अच्छा वेद बन ही नहीं सकता। निघंटू की परिभाषा होती है, निघंटू की निरुक्ति है निगंतवो नाम निगंतवो ये। निघंटू की परिभाषा है निगंतवो नाम निगंटवो ये। निगूढ़ अर्थम परबोधयन्ति, निगूढ़ अर्थम परिबोधयन्ति। निघंटू किसे कहते हैं? जो निगूढ़ अर्थ को, जो शास्त्रों में छुपे हुए अर्थ हैं, जिनको आचार्य बता नहीं पाए डिटेल में, उन्होंने उसको जो है सूक्ष्म रूप में या संक्षेप में कह दिया या समास रूप में कह दिया, उसको परिबोधयन्ति, उनको बताने वाला, उनका बोध कराने वाला जो शास्त्र है वो है निघंटू। तो क्या कह रहे हैं? निघंटू नाम बिना वेद्यम, कोई भी वेद निघंटू पढ़े बिना अच्छा वेद नहीं बन सकता। जैसे विद्वानम व्याकरणम बिना, जैसे कोई आदमी विद्वान बनना चाहता है किसी शास्त्र, तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। विद्वानम व्याकरणम बिना, जैसे अभ्यासेन बिना धनुष, कोई व्यक्ति अगर धनुर्धारी बनना चाहता है तो उसको क्या जरूरत है? अभ्यास की आवश्यकता है। त्रयो हासस्य भाजनम, अगर आप इनको बिना पढ़े, जैसे वेद बिना निघंटू पढ़े चला जाए मैदान में, विद्वान बिना व्याकरण पढ़े चला जाए, अभ्यास धनुर्धारी बिना अभ्यास करे चला जाए, तो त्रयो हासस्य भाजनम, त्रयो हासस्य भाजनम, ये हास्य के पात्र बन जाते हैं, इनकी हंसी उड़ती है। हासस्य भाजनम, आ गया समझ में? ये पहला चैप्टर है, बहुत लगता सिंपल है लेकिन है नहीं इतना सिंपल। ठीक, देखो आगे। अब इन्होंने आयुर्वेद की परिभाषा बताई कि आयुर्वेद किसे कहते हैं, कि यतस्य आयुष्य अनायुष्याणी, जिसमें आयुष्य का, अनायुष्य का, द्रव्य गुण कर्माणी, द्रव्य गुण कर्म तीनों का वर्णन है। वेदत्य अप्यतो, इसे आयुर्वेद कहा गया है। सो अयम आयुर्वेद शाश्वत, आयुर्वेद कैसा है? शाश्वत है, अनादि है, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात्। ठीक, ये आयुर्वेद के लक्षण है। अब देखो अगला एक टेबल आई होगी, द्रव्य गुण विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, नाम रूप योग विज्ञान, गुण कर्म प्रयोग विज्ञान। मिल पा रहा है? जी बॉस। लिख लो वहीं कहीं, द्रव्य गुण के अंग। देखो द्रव्य गुण के अंग, या कॉपी में लिख लो कहीं। इन सब श्लोकों को कॉपी में उतार लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, काम आएंगे बहुत। द्रव्य गुण के अंग लिखो 6 अंग या विभाग, अंग या विभाग कितने? 6 लिखो। नंबर 1 नाम रूप ज्ञानम, नाम रूप ज्ञानम। नंबर 2 प्रयोग ज्ञानम। नंबर 3 कर्म ज्ञानम। नंबर 4 योग ज्ञानम। नंबर 5 गुण ज्ञानम, परिकल्प ज्ञानम। नंबर 6 गुण ज्ञानम। गुण ज्ञानम हो गए 6।
द्रव्य ज्ञानम, नाम रूप ज्ञानम, नाम जाति वगैरह के बारे में बताते हैं कैसा है, नाम क्या है उसका, हर्ब है सर्व है, प्रयोग बताते हैं प्रयोग ज्ञानम में कैसे यूज करना है उसका, फिर कर्म ज्ञानम कैसे कर्म करता है, योग ज्ञानम उसके क्या क्या योग बनाए जा सकते हैं, कल्प ज्ञानम ठीक है किस कल्प में दिया जा सकता है, गुण ज्ञानम उसके गुण क्या है। ठीक, अब लिखो पदार्थ, लिखो द्रव्य गुण में पदार्थ, द्रव्य गुण में पदार्थ, लिखो सात, लिखो द्रव्य, रस, गुण, विपाक, वीर्य, प्रभाव और कर्म। द्रव्य गुण में हम इसी को पढ़ेंगे, सात चीजों को, द्रव्य रस गुण विपाक वीर्य प्रभाव और कर्म। ठीक है, इसी में नोट डाल के लिखो, लिखो बदंत नागार्जुन, बदंत नागार्जुन, ये रस वैसे जो रस शास्त्र है उसके नागार्जुन है, लिखो ब्रैकेट में रस वैशेषिककार, उन्होंने बुक लिखी एक रस वैशेषिक, रस वैशेषिककार। लिखो पदार्थ छह, पदार्थ छह, लिखो प्रभाव का अंतर्भाव, वीर्य में किया है, तो नागार्जुन जो है प्रभाव नहीं दिखा पाए। तो देखो ये हो गया, लिख लिया, लिख लो तो बताना। ठीक है, प्रभाव नहीं दिखा पाए, लिख लिया। जी बॉस। अब तो जो ये तुमने लिखा है द्रव्य गुण के अंग या विभाग, इसको याद कैसे करोगे, लिखो, लिखो नाप कर, योग कर लो गुड्डू, कर को ऐसे करो, नाप कर योग कर लो गुड्डू, ना से नाम रूप, पा से प्रयोग, कर से कर्म, योग से योग, कास कल से कल्प, और ये गुड्डू से गुण, नाप कर योग कर लो गुड्डू। जहां तुमने लिखा है द्रव्य गुण में पदार्थ सात, नोट डाल के तुमने लिखा है बदंत नागार्जुन, इसी नोट में एक वर्ड और लिखो, लिखो भाव प्रकाश। तो मैं अगर वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे लगेगा मैं अन्याय कर रहा हूं। ठीक है, पढ़ो तो प्रॉपर पढ़ो, नहीं पढ़ाऊंगा तो आज नहीं कल पढ़ना तो है ये बेटा, तुम्ही को पढ़ना, मुझे तो पढ़ना नहीं, तो प्रॉपर पढ़ो। भाव प्रकाश, लिखो पदार्था पंचतिष्ठन्ति, पदार्था पंचतिष्ठन्ति, कौन कौन से बताए, लिखो रस गुण वीर विपाक और शक्ति, रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति, ये वर्ड इंपोर्टेंट है, पीजी के पॉइंट, पदार्था पंचतिष्ठन्ति, ये पांच पदार्थ बताए। लिखो सारंगधर,
सारंगधर। इन्होंने जो पदार्थ पंचतिष्ठन्ति कहा है, इसको कह दिया पंच अवस्था। इनको पांचों को पंच अवस्था कहा है, पंच अवस्था। बस बाकी अब डिटेल कल पढ़ाएंगे। द्रव्य से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? द्रव्य है ना, है? अरे पहला चैप्टर क्या है? द्रव्य है। द्रव्य है। अब सेकंड पेपर पढ़ना है हमें, जल्दी से लिखो। एक फैमिली पढ़ाएंगे ए नाम से। तुम्हारा काम क्या है? उस फैमिली के मैं नाम लिखा दूंगा, तुम्हें बॉटेनिकल नेम लिखा दूंगा। तुम्हें द्रव्य गुण सेकंड पेपर की किताब निकाल के पीछे इंडेक्स दी हुई है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तुमको उसके रस गुण वीर विपाक लिखनी है। नहीं लिख पाओ तो फिर मुझे बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है? प्रयास तुम्ही को करना है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, तुम्हें वो चीजें लिखनी है। उसके लिए लिखो। लिखो नंबर एक फैमिली लिखो, एनाकार्डियेसी। ए से लेकर जेड तक जितनी भी फैमिली है, सभी फैमिली उनके सभी प्लांट लिखा देंगे विद ट्रिक। एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी फैमिली लिखो नंबर एक। ट्रिक लिखो। लिखो लिखो, आम को भले ही काट डालो। आम को भले ही काट डालो। प्रयाल, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो देख के निकलेगा। प्रयाल रूमी के साथ एंकरिंग करता रहेगा। एंकरिंग करता रहेगा। लिख लिया? आम को भले ही काट डालो, आम मानने वाला नहीं है, काट दो चाहे उसे, वो एंकरिंग करने वाला मानेगा। ठीक, लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? जी बॉस। लिख लिया? मुस्कान, जी बॉस। लिखो नंबर एक, लिखो फैमिली का प्लांट, लिखो आम। नाम लिखो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। अब तुम्हें क्या क्या लिखना है? इसका पर्याय लिखने हैं। रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये चार, और प्रभाव अगर है तो। ठीक, और लिखने हैं तुम्हें चरक सूत्र 25 का, अगर किसी भी प्लांट का कोई अग्रे दिया हुआ है तो देख लेना उसमें चरक सूत्र 25 का। नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। नंबर एक लिखो आम मैंगीफेरा इंडिका। नंबर दो लिखो भल्ला तक। भल्ला से आम को भले ही काट डालो, भले से भल्ला तक। देखो सेमी कार्पस एनाकार्डियम।
सेमी कार्पस एनाकार्डियम, वही यहां करना है। लिखो तीसरा, लिखो प्रयाल, आम को भले ही काट डालो, प्रयाल रूमी के साथ प्रयाल। लिखो बुकेनिया लेंजान, BUCHANANI, लेंजान। दूसरा जो होगा ये हमेशा छोटा है। लिखो चौथा रूमी मस्तगी, रूमी मस्तगी। लिखो पिस्टेसिया लेंटिस्कस, पिस्टेसिया लेंटिस्कस। पांचवा लिखो करकट श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी। देखो पिस्टेसिया, इसको काकड़ा श्रृंगी भी कहते हैं, पिस्टेसिया इंटीगेरिमा। पांच प्लांट की बात हुई थी, 5 प्लांट हो गए आज, ठीक है। 5 प्लांट तो डेली याद हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे? आलोक, रागिनी प्रकाश, हैं? अरे याद हो जाएगा बेटा। जी बॉस, याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया नहीं आया आज थोड़ा बहुत? यस बॉस।